हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं को। अगर बात करें भारतीय संविधान की तो भारत का जो संविधान है वो दुनिया के सबसे प्रशंसित संविधानों में से एक है। जिस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों का अध्ययन तथा मूल्यांकन करने के बाद ही इसका निर्माण किया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए जो संविधान बनाया वह समय की कसौटी पर खरा उतरा है, यानी कि अब तक सभी परिस्थितियों में काम कर रहा है। यद्यपि इसके अनेक प्रावधानों को हमने अन्य देशों से उधार लिया, फिर भी भारत के संविधान में कुछ ऐसी प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे अन्य देशों के संविधान से अलग करती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इन्हीं विशेषताओं के बारे में। उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो संविधान है सबसे लंबा और लिखित संविधान है। संविधान को लिखित संविधान जैसे कि अमेरिका का संविधान, अलिखित संविधान जैसे कि ब्रिटेन का संविधान में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि संविधान को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होते हैं लिखित संविधान, दूसरे होते हैं अलिखित संविधान। तो भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है जो कि दुनिया का सबसे विशाल संविधान है। यह एक व्यापक और विस्तृत दस्तावेज है। इसके विस्तृत होने में योगदान देने वाले कुछ कारक हैं, जैसे कि भौगोलिक कारक में अगर बात करें तो हमारे देश की विशालता और विविधता इसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा ऐतिहासिक कारक की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो इस पर प्रभाव है, आप जानते हैं कि हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लगभग 60% जो संविधान का हिस्सा है वो लिया है, तो उसका भी एक प्रभाव है इस पर। केंद्र और राज्य दोनों का एकल संविधान। हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकारें जो अलग अलग स्तरों पर काम करती हैं, लेकिन दोनों सरकारों के लिए जो प्रावधान है वो एक ही संविधान में दिए गए हैं, इसलिए भी हमारा संविधान विस्तृत हो जाता है। इसके अलावा कानूनी दिग्गजों का जो प्रभुत्व था वो भी इसमें अपना योगदान देता है। आगे बात करते हैं संविधान के स्रोतों के विषय में। बात करें संविधान के स्रोतों की तो हम डिटेल में इस पर पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये संविधान की एक विशेषता भी है कि हमने बहुत से संविधानों से कुछ प्रावधान उधार लिए हैं। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधानों को विभिन्न अन्य देशों के संविधान के साथ साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी लिया गया है। यद्यपि यह उधार लिया गया है, फिर भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि उधार ली गई जो भी विशेषताएं हैं उनको वे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर ही संविधान में शामिल करें। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमने ब्रिटेन से शासन का जो कैबिनेट स्वरूप है वो उधार लिया है, परंतु ब्रिटेन की तरह ही हमने उसमें जो कैबिनेट है उसको सर्वोच्च नहीं बनाया है। यानी कि भारत में जो कैबिनेट है वो सर्वोच्च नहीं है जैसे कि ब्रिटेन में है। आगे बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना के विषय में। संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में संविधान के आदर्श, उद्देश्य और बुनियादी सिद्धांत शामिल होते हैं। संविधान की मुख्य विशेषताएं प्रत्यक्ष तौर पे या फिर अप्रत्यक्ष तौर पे इन्हीं उद्देश्यों से, जो प्रस्तावना के उद्देश्य हैं, इन्हीं उद्देश्यों से हमारे संविधान की विशेषताएं विकसित हुई हैं, जो कि प्रस्तावना से ही निकलती हैं। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य और एक कल्याणकारी राज्य होने का दावा करता है। यह लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करने और भाईचारे को बढ़ावा देने, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। यानी हमारी जो प्रस्तावना है वो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य तथा एक कल्याणकारी राज्य होने का दावा करती है। इसके अलावा भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता को सुरक्षित करती है। साथ ही साथ भाईचारे को बढ़ावा देते हुए, व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रस्तावना भारतीय राज्य की प्रकृति और लोगों को सुरक्षित करने के लिए जो प्रतिबद्ध उद्देश्य हैं उनको भी दर्शाती है। आगे बात करते हैं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें सरकार का जो आधार है वो जनता की संप्रभुता पर निर्भर करता है, यानी कि जनता की शक्ति पर निर्भर करता है। अर्थात भारत में सबसे ऊपर देश की जनता को रखा गया है। सभी भारतीय नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं।
भारतीय जनता सरकार चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसके लिए देश में निष्पक्ष और नियमित रूप से चुनाव होते हैं, यानी कि हमारे देश में राजतंत्रात्मक नहीं बल्कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। इसके अलावा जो हमारा देश है वो एक गणतंत्र भी है, यानी कि भारत एक गणतंत्र के रूप में संविधान की प्रस्तावना भारत को एक गणतंत्र भी घोषित करती है। गणतंत्र का अर्थ है कि भारत पर किसी राजा या फिर मनोनीत राष्ट्रीय प्रमुख का शासन नहीं है। भारत में एक निर्वाचित राज्य प्रमुख का यानी कि राष्ट्रपति का शासन होता है, जो कि 5 वर्ष की अवधि के लिए सत्ता का संचालन करता है और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद भारत की जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपना राष्ट्रीय प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति को चुनती है। आगे बात करते हैं राज्यों के संघ की कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि इंडिया दैट इज भारत राज्यों का एक संघ होगा। आगे हम डिटेल में इसको और देखेंगे। आगे बात करते हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के विषय में। भारत का संविधान अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है और उनकी सुरक्षा की गारंटी देता है। भारत का संविधान इस मूल सिद्धांत की पुष्टि करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ बुनियादी अधिकार हैं और भारतीय संविधान का भाग 3 उन अधिकारों से संबंधित है जिन्हें मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। अब बात करें अगर मौलिक अधिकारों की, तो भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। उसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसके साथ साथ अंतिम और छठा जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार हमारे संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। मौलिक अधिकार क्या है? न्याय संगत है अर्थात पूर्ण नहीं है। मतलब अगर राज्य चाहे तो सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। आगे बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो संविधान का एक अनूठा पहलू यह है कि इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी शामिल किया गया है। ये सिद्धांत देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सरकार को इन्हें लागू करने के निर्देशों की प्रकृति में है। मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ है कि सामाजिक यानी कि समाज में समानता हो, दूसरा आर्थिक लेवल पर भी बहुत ज्यादा विषमता ना होने पाए देश में। तो उसको लागू करने के लिए निर्देशों की प्रकृति में हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। यहाँ पर एक नोट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बाद एक नया भाग 4 का ए जोड़कर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों के लिए संविधान में जोड़ा गया। मतलब जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे मूल संविधान में नहीं थे, उनको 1976 में संविधान संशोधन से, जो कि 42वां संविधान संशोधन था, उससे एक नया भाग 4 का ए बनाया गया और उसके जरिए संविधान में जोड़ा गया। आगे बात करते हैं संसदीय प्रणाली की। बात करें अगर संसदीय प्रणाली की, तो संविधान सभा ने केंद्र और राज्यों के लिए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया था। भारतीय संसदीय प्रणाली में नाममात्र और वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के बीच अंतर किया जाता है। मतलब जो राष्ट्रपति है वो हमारा जो नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है और जो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है वो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है, यानी कि दोनों को अलग अलग रखा गया है। मंत्रिपरिषद केंद्रीय संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा के समक्ष ही उत्तरदायी होती है। आगे बात करते हैं सरकार की संघीय संरचना के विषय में। तो हमारे संविधान की एक विशेषता है कि हमने सरकार की संघीय संरचना को अपनाया है। संघीय राज्य वह होता है जहां पर एक देश छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित होता है, जैसे कि हमारे यहाँ कई सारे राज्य हैं। सरकारें 2 स्तरों पर कार्य करती हैं, इसलिए भारतीय संविधान ने भारत की भौगोलिक विशालता, भाषाओं, क्षेत्र, धर्मों, जातियों आदि की विविधता को ध्यान में रखते हुए एक संघीय ढांचे की परिकल्पना की है। क्योंकि हमारा देश बहुत ज्यादा विस्तृत है, अलग अलग भौगोलिक जो विशेषताएं हैं वो हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उन सबको देखते हुए भारत को अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया है। इसे ही हम सरकार की संघीय संरचना कहते हैं। एक ही लिखित संविधान दोनों के लिए बनाया गया है। संविधान की सर्वोच्चता को सबसे ऊपर रखा गया है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके अलावा द्विसदनीय विधानमंडल भी बनाया गया है। इसके अलावा भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की भी कल्पना की गई है। साथ ही साथ भारतीय संघ की ये कुछ विशेषताएं हैं। आगे बात करते हैं, पहले एक नोट देख लेते हैं। नोट क्या है? जो विद्वान हैं वो भारत को अर्धसंघ या फिर एकात्मक पूर्वाग्रह वाला संघ, यहाँ तक कि कोई इसको एक इकाई महासंघ के रूप में भी वर्णित करते हैं, यानी कि ये संघों का संघ यानी कि महासंघ है। इसके बाद बात करते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी पुरुष और महिलाओं को वोट देने का समान अधिकार प्राप्त है, यानी कि वोट देने के लिए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। भारत में प्रत्येक 18 वर्षीय आयु के वयस्क पुरुष और महिला को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं तो हमारे संविधान ने जनता के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया है, यानी कि एकल नागरिकता वाला एकीकृत राज्य है। इसके बारे में देखते हैं। भारत एक स्वतंत्र एवं संप्रभु एकीकृत राज्य है, इसलिए भारतीय संविधान द्वारा भारत के लोगों के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कई सारे राज्य हैं और केंद्र सरकार है, तो यानी कि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो केवल भारत के नागरिक होंगे, राज्यों के नागरिक नहीं होंगे। सभी नागरिकों को एक समान नागरिकता प्राप्त है, अर्थात भारत में रहने वाले व्यक्ति सिर्फ भारत के नागरिक हैं, न कि किसी राज्य विशेष के। आगे बात करते हैं एकीकृत न्याय प्रणाली की। हमारे संविधान की एक विशेषता ये भी है कि उसने एकीकृत न्यायिक प्रणाली की परिकल्पना की है। भारतीय संविधान संघ और राज्यों के लिए एक समान एकीकृत न्यायिक प्रणाली का प्रावधान करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष स्तर पर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद राज्यों में उच्च न्यायालय आते हैं जो राज्यों में उच्च स्तर पर होते हैं, और उसके बाद नीचे जो निम्न न्यायालय हैं वो आते हैं, और वो जो निम्न न्यायालय हैं वो उच्च न्यायालयों के अधीन कार्य करते हैं। लेकिन जो हमारा पूरा सिस्टम है वो एकल न्याय प्रणाली पर आधारित है। आगे बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका की। हमारे संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है। कानून के शासन और लोकतंत्र की दार्शनिक नींव को सुनिश्चित करना आवश्यक था। इसके लिए सबसे पहले संविधान निर्माताओं ने विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र एक अलग न्यायपालिका का प्रावधान किया। दूसरा, संविधान ने प्रशासन और वित्त के मामलों में न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की है। तो ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। आगे बात करते हैं नम्यता और अनम्यता का समन्वय। हमारा जो संविधान है वो नम्यता और अनम्यता का अच्छा समन्वय है। अब नम्य और अनम्य क्या होता है? तो कठोर या फिर अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि अमेरिका का संविधान। इसके अलावा लचीला या फिर नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही होती है जैसे किसी आम कानून को बनाने की, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। परंतु भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, यानी कि दोनों का मिला जुला रूप है, क्योंकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको आसानी से बदला जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनके लिए 2/3 बहुमत और साथ ही साथ आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन भी चाहिए होता है। तो भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में दी गई है। यह प्रक्रिया भारत के संविधान की पवित्रता की गारंटी देती है, यानी कि संविधान को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। संविधान जिस रूप में है वो लगभग उसी रूप में रहेगा, और भारत की संसद की जो शक्ति है उस पर नियंत्रण रखती है। इस प्रकार से आगे बात करते हैं न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक पुनरावलोकन की। हमारे संविधान की एक विशेषता उसकी न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न्यायपालिका को देना भी है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का महत्वपूर्ण स्थान है और इसे विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र भी बनाया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली के शिखर पर खड़ा है, यानी कि एकल न्यायिक प्रणाली है हमारे देश में। यह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में और संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। कौन? जो हमारा न्यायपालिका है। साथ ही न्यायपालिका को भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए नियम कानूनों पर न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार भी दिया गया है, यानी कि अगर सरकार कोई ऐसा नियम कानून पारित करती है जो कि जनता के हित में नहीं है, तो जो हमारी न्यायपालिका है उस पर न्यायिक समीक्षा करके उसको रद्द घोषित कर सकती है। आगे बात करते हैं मूल संरचना के सिद्धांत की। हमारे संविधान की एक विशेषता है मूल संरचना उसकी। तो मूल संरचना सिद्धांत एक भारतीय न्यायिक मानदंड है, यानी कि भारत की ही उपज है, जिसमें भारत के संविधान में कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं जिन्हें संसद द्वारा संशोधन के माध्यम से बदला या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब हमारे संविधान की कुछ ऐसी मौलिक विशेषताएं हैं जिनको संविधान संशोधन करके भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उसके विषय में ये प्रावधान है। संविधान की मूल विशेषताओं को न्यायपालिका के द्वारा कभी कभी परिभाषित किया जाता है, लेकिन खुले तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है। जैसे कि कई मामलों में न्यायालय द्वारा कम से कम 20 विशेषताओं को बुनियादी या फिर आवश्यक रूप में वर्णित किया गया है। मतलब जैसे जैसे न्यायपालिका के सामने कोई केस आता है और उसमें संविधान की कोई विशेषता ऐसी दिखाई देती है जिसको बदला नहीं जा सकता या उसको बदलने से बहुत ज्यादा जनता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो उसको वो ऐसी विशेषता के रूप में शामिल कर देते हैं जिसको संसद जो है वो बदल नहीं सकती।
उसको बुनियादी संरचना में शामिल कर लिया जाता है। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि संविधान की किसी विशेष विशेषता का बुनियादी विशेषता होने का दावा न्यायालय द्वारा उसके सामने आने वाले प्रत्येक मामले में निर्धारित किया जाएगा। मतलब जो हमारी न्यायपालिका है उसने पहले से ही ये तय नहीं किया हुआ है कि कौन सी जो विशेषताएं हैं वो संविधान की मूल या बुनियादी संरचना में शामिल हैं। जैसे जैसे उसके सामने कोई केस या फिर परिस्थिति आती है तो उसी के हिसाब से कुछ विशेषताओं को बुनियादी विशेषता होने के रूप में शामिल कर लिया जाता है। आगे बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की। धर्मनिरपेक्षता की अगर बात करें तो दुनिया के किसी भी देश में इतने सारे धर्म एक साथ नहीं रहते जितने कि भारत में हैं। ऐसी विविधता को देखते हुए संविधान सभी धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हमारे देश के नागरिक किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्हें जाति, पंथ, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना समान अधिकार प्राप्त हैं। राज्य किसी के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता और न ही राज्य किसी को किसी धर्म विशेष के आधार पर उसे कर देने के लिए या समर्थन देने के लिए मजबूर करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान रूप से हकदार है। संविधान धर्म को व्यक्तियों का निजी मामला मानता है और राज्यों को इसमें हस्तक्षेप करने से रोकता है। संविधान अल्पसंख्यकों को भी विभिन्न सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करता है। आगे बात करते हैं कि हमारे संविधान ने कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना की है। तो स्वतंत्र निकायों की बात करें तो संविधान ने विभिन्न स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना की है और उन्हें अपने संवैधानिक प्रावधानों को सुनिश्चित करने की शक्तियां भी प्रदान की है। जैसे कि चुनाव आयोग या फिर कैग या फिर वित्त आयोग को ले लें तो इन संस्थानों को कार्यालय की कार्यकाल की सुरक्षा यानी कि कितने समय से कितने समय तक इनके जो पदाधिकारी हैं वो कार्य करेंगे। इसके अलावा इनकी निश्चित सेवा शर्तें यानी कि नियुक्ति के बाद इनकी जो सेवा शर्तें हैं उनको बदला नहीं जा सकता आदि प्रदान की गई हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे विधायिका या कार्यपालिका के प्रति संवेदनशील ना हो। यानी कि अगर विधायिका या कार्यपालिका के हाथ में इनकी ये सारी चीजें बदलने का अधिकार आ जाए तो इनके जो पदाधिकारी हैं वो उनकी तरफ झुक जाएंगे, जिससे उनको कोई हानि ना पहुंचे। तो इस चीज को रोकने के लिए उनको स्वतंत्र किया गया है। आगे बात करते हैं आपातकालीन प्रावधान की। भारतीय संविधान में उन चुनौतियों से निपटने के लिए भी विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं जो देश की सुरक्षा और एकता के लिए खतरा है। यानी कि आपातकालीन प्रावधान भी संविधान में किया गया है। आगे बात करते हैं स्थानीय निकायों की। स्थानीय निकायों की अगर बात करें तो ये क्या थे, मूल संविधान में शामिल नहीं थे। इनको संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे पास सरकारी ढांचे के एक और अतिरिक्त संवैधानिक स्तर के रूप में ग्रामीण और शहरी जो स्थानीय निकाय हैं यानी कि गाँव में ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाएं और नगर निगम नियुक्त किए गए हैं। यह खंड भारत में स्व कार्यशील गांवों को देखने की गांधी जी के सपने को पूरा करता है। मतलब गांधी जी चाहते थे कि हमारा जो देश है उसका हर एक नागरिक सरकार के जो कार्य हैं उनमें शामिल हो। तो ये गांधी जी के उस सपने को पूरा करता है कि हमने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो संवैधानिक स्तर है उसको ग्रामीण और शहरी निकायों तक पहुंचाया है। तो ये थी हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं जिनको हमने आज के इस वीडियो में देखा। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में और एक एक शब्द की व्याख्या करके हम देखेंगे कि हमारी प्रस्तावना हमारे संविधान के विषय में क्या कहती है, क्यों हम संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान का आईना कहते हैं। अगर आप इसी तरह पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।